हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप सर। जैसा कि हम लोग सब्जेक्ट यूडबलई अर्थात यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लास्ट जो है पार्ट पढ़ रहे हैं, थर्ड। और जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पटरी पथन विद्युतीकरण, है ना। हेतु सहायक अंग जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिक द्वारा इंजन चलते हैं, उनके द्वारा जो उसमें एसोसरीज या सहायक अंग लगे रहते हैं उसके बारे में हमको जानकारी लेना है, जो कि चैप्टर थर्ड है ना। तो इसके बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है और हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पटरी पथन विद्युतीकरण हेतु सहायक अंग मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, है ना। कई होते हैं जिसके बारे में एक एक करके हमको जानकारी लेना है कि कौन कौन सा पार्ट इसमें लगा होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये चलता है, हमारा इलेक्ट्रिक जो इंजन होता है वह ऑपरेट होता है, उसी के बारे में जानकारी लेना है। और मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में से दो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनते हैं। एक पेंटोग्राफ और एक बोलेगा कि पेंटोग्राफ क्या होता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। या फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्युत रेलवे इंजन का ब्लॉक डायग्राम बना के उसमें कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं समझाइए। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए, है ना। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हमारा पटरी पथन विद्युतीकरण हेतु सहायक अंग मुख्यतः निम्नलिखित होते हैं। तो पहला उसमें है पोल कलेक्टर, मतलब खंभ संग्राहक, है ना। यह क्या होता है, संग्राहक कलेक्टर मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, जो कि कलेक्ट करे। यह, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, यह रेलवे वाहन के जो छत होता है उसके ऊपर कार्बन युक्त खांचेदार सर्कन नाल का पहिया लगा होता है। जो छत ऊपर होता है ना, उसी पे ये लगा होता है ना। खंभ संग्राहक का मतलब पोल कलेक्टर होता है। पोल कलेक्टर का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, कलेक्टर मतलब जो कलेक्ट करे सभी चीज़ों को, है ना। तो यह रेलवे वाहन के छत पे लगा होता है। कार्बन का क्यों बना होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं। यह कार्बन का हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताया होगा कि इसमें सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होने से ये घिसेगा नहीं जल्दी, क्योंकि कंडक्टर के ऊपर क्या होता है, सब घिसते रहते हैं ना, है ना। तो ये चीज़ ज़्यादा देर तक चलेगी, है ना। सर्कन नाल का पहिया लगा होता है जो पावर संचरित जो ओवरहेड चालक में संपर्क स्थापित करता है ना। विद्युत धारा को लाने में खंभ संग्राहक जो है वो संपर्क स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। इसमें संपर्क को उच्च गति पर संपर्क बनाए रखने के लिए, है ना, खंभे के साथ स्प्रिंग का प्रयोग भी किया जाता है। इसी में जो खंभा लगा रहता है उसी में क्या लगा रहता है, स्प्रिंग भी लगा रहता है। तो इसका खंभा अगर आपको देखना है तो आप ये देख सकते हैं, इस प्रकार का ये है ना। ये है, यही है पोल्स, ये ना, ये और उसको जो है, ये कंडक्टर जो हमारा तार गया रहता है उसमें संपर्क स्थापित करने के लिए ये लगा होता है सब। तो ये चीज़ें हैं, है ना। तो अब बात इसी में जो है, इस संग्राहक का प्रयोग, है ना, 4 से 5 किलोमीटर की दूरी के लिए, है ना, के स्टेशनों, है ना, के बीच अधिकतम 32 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अगर रेलवे चल रही है तो उसमें ये उपयोग किया जाता है ना। 32 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से यदि यह चल रही है तो उसमें ये चीज़ प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हमने आपको फिगर दिखाया। और यदि किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ पीडीएफ चाहिए, तो हम जो है 4-5 बच्चे हैं जिनको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो हमारे संपर्क में हैं। जैसे नितेश के पास पीडीएफ होगा इसका, हर सबका पीडीएफ जो भी चाहिए नितेश से आप लोग संपर्क कर सकते हैं, और प्रमोद से संपर्क कर सकते हैं। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो उनके पास से आपको मिल जाएगा, है ना। रमाशंकर संपर्क कर सकते हैं, और शिवम पांडे, इतने बच्चे हैं, इनके पास पीडीएफ भी मैं इसका भेजता रहता हूँ, तो आप लोग उनसे पीडीएफ ले सकते हो, है ना। बाकी तो मैं वीडियो बना के आपको दे ही रहा हूँ, पढ़ ही रहे हैं आप लोग। तो आपको यदि आपको आवश्यकता समझ में आती है पीडीएफ की, तो आप लोग उन बच्चों से ले सकते हैं, है ना। अब देख लेते हैं, इसी में अगला जो पार्ट हमारा लगा रहता है कमान संग्राहक, है ना, बो कलेक्टर होता है। यह क्या होता है, यह ऊपरी सिरों पर क्षैतिजिक स्थिति में लगी हुई लगभग 1 मीटर लंबी हल्की मुलायम धातु से निर्मित कमान की आकृति की पत्ती होती है।
जो धारा संग्राहक का कार्य करती है, जो विद्युत धारा को कलेक्ट करती है। यह मुलायम होने के कारण स्वतः घिस जाती है किंतु कंडक्टर को हानि नहीं पहुंचाती। जैसे जो संपर्क बना रहा है अगर वह कड़ा होगा, है ना, स्टिक होगा, तो जो कंडक्टर से संपर्क बनाता है और रेलवे चलती रहती है तो उस पर घिसाव होगा तो हमारा कंडक्टर खराब हो जाएगा। कंडक्टर को चेंज करना मेजर मतलब ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, दूर से दूर तक चेंज करना पड़ेगा। जबकि अगर हम लोग जो कमान संग्राहक है इसको चेंज कर लें तो इसकी बहुत बड़ी दूरी तो रहती नहीं, 1 मीटर की रहती ही है, तो इसमें कॉस्ट क्या लगेगा, कम लगेगा। इसलिए इसको मुलायम बनाया जाता है कंडक्टर की अपेक्षा, जिसके कारण ये घिस जाए और आसानी से हमारा काम बन जाए, पैसा कम खर्च हो, है ना। इसको चेंज कर लेंगे। ये चीज़ है कमान संग्राहक। तो जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं कमान संग्राहक और जो है ये है पोल्स, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये पोल्स हैं, ऊपर एक कलेक्टर, यही चीज़ है, सिरों पर ही लाइन है, ये कमान यही है, वो जिसे हम लोग कह रहे थे। ठीक है, ये संपर्क में रहता है तो ये मुलायम रहेगा, तभी तो कंडक्टर के संपर्क में आने पर ये घिस जाएगा, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। लेकिन अगर कंडक्टर घिस गया तो ये तो बहुत दूर तक फैला रहता है, तो कंडक्टर को चेंज करने में कॉस्ट आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए कंडक्टर को हम लोग हार्ड बनाते हैं और कमान या बोन को क्या बनाते हैं, हाँ, मुलायम बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं तो अगला जो हमारा टॉपिक है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटोग्राफ संग्राहक क्या होता है। पेंटोग्राफ संग्राहक के बारे में आपसे एग्जाम में लगभग आप देखेंगे पिछले ईयर्स के पेपर तो हर बार पूछा होगा, है ना। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। तो पेंटोग्राफ संग्राहक जो होता है जैसा कि चित्र में नीचे आपको दिखाया गया है ना, पेंटोग्राफ जो होता है वो दिखाया गया है नीचे, आप देख सकते हैं, ये चीज़ है, ये है पेंटोग्राफ। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए पैन है, ये पैन जो होता है इसी पे डिपेंड करता है कि आप कितना विद्युत धारा कलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो जनरली 5 लगे रहते हैं, है ना, इसीलिए पेंटो कहते हैं ना, 5 लगे होते हैं तभी तो पेंटो इसको कहते हैं। तो 5 लगे होते हैं, और भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि केवल 5 ही लगाना जरूरी है। ठीक है, और भी कम बेसी जैसा विद्युत धारा का कलेक्शन करना है उसी हिसाब से इसको लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। आइए इसकी थ्योरी देख लेते हैं, है ना। तो पेंटोग्राफ कलेक्टर, जैसा कि यह भी कलेक्टर है तो यह भी विद्युत धारा को क्या कर रहा होगा, कलेक्ट ही कर रहा होगा। जैसा कि चित्र में आपने देखा ना कि यह स्प्रिंगों से युक्त इस्पात का किसका बना होता है, इस्पात की चैनल से पंचभुजीय ढांचे के आकृति नुमा होता है। देखा ना, पंचभुजाकार का है ना, बंद परिपथ की तरह। इस पर कापर धातु का 1 या 2 पान लगे होते हैं जो ओवरहेड कंडक्टर से करंट कलेक्शन का कार्य करते हैं। इसकी धारा संग्रह क्षमता पान की संख्या पर ही निर्भर करती है ना। जितने पान आपको बताया ना, जितने पान लगे होते हैं उसी पे ये डिपेंड करता है कि कितनी विद्युत धारा इससे कलेक्ट होके सप्लाइड होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। जनरली सामान्यतः 5 लगे होते हैं इसीलिए इसको पेंटोग्राफ कहते हैं। इसी कारण से यह विशेष प्रकार का धारा संग्राहक माना जाता है ना, पान लगे होने के कारण। तो जैसा कि पेंटोग्राफ आपको मैंने दिखाया ये चीज़ है, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं। देखिए स्प्रिंग लगा हुआ है ना, स्प्रिंग लगा हुआ है और पान ये चीज़ है ना, और यही कंडक्टर से संपर्क बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। और इसमें देखिए ये इंसुलेटर है ना, जो कि इंसुलेशन का कार्य करता है, और देखिए ये स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ है पेंटोग्राफ, इसके बारे में आपको उतना लिख देना है और ये बनाना है, और साथ ही इसको विस्तार पूर्वक भी समझा देना है। इसमें इंसुलेटर रखे रहते हैं ताकि विद्युत धारा से संपर्क में रेलवे न आ जाए, है ना। अगर रेल यहाँ से मान लीजिए किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट हो गया इधर से, तो सप्लाई आ जाएगी ना यहाँ तक, तो रेलवे जो रहता है इंजन उसके ऊपर से इंसुलेटर लगा रहता है, नहीं इंसुलेटर लगा रहे तो क्या होगा, रेलवे के संपर्क में आ जाएगा और विद्युत धारा उसमें दौड़ने लगेगी। रेलवे वैसे भी वह आयरन का होता ही है तो उसमें भी सप्लाई जा सकती है, सभी को शॉक लग सकती है और बहुत खतरा हो सकता है कि नहीं। तो इससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए इंसुलेटर भी लगे होते हैं। अब पेंटोग्राफ की क्या क्या विशेषताएं होती हैं ये देख लीजिए, है ना। अब बात करते हैं कि इसको तो जो चीज़ है वो तो है ही, है ना, इसमें क्या शॉर्ट करना, है ना। तो इसलिए हमने यही चीज़ आपको दिया है ना।
तो इसकी ऊंचाई देखिए, पहला चीज इसकी विशेषता, इसकी ऊंचाई को वाहक कक्ष से व्यवस्थित किया जाता है। इसकी जो ऊंचाई होती है पेंटोग्राफ की, है ना, जो हमारा कंडक्टर होता है उसके हिसाब से सेट किया जाता है ना। आप लोग देखे होंगे जो रेलवे लाइंस की विद्युत तार होती है उसमें सैग नहीं होता, अगर सैग होगा तो दिक्कत होगी, है ना, कहीं नीचे कहीं ऊपर होगा तो पेंटोग्राफ को भी ऊपर नीचे करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत रहता है, हमने नहीं कहा एकदम निग्लेजिबल रहता है ना, थोड़ा बहुत होता है तो उसको क्या करता है, इसीलिए तो स्प्रिंग लगा हुआ है पेंटोग्राफ में, तो वो भी नीचे ऊपर कर लेगा, तो इससे कांटेक्ट हमेशा बना रहेगा। ठीक है, तो उसकी ऊंचाई जो होती है इसी पे डिपेंड करेगी, जो तार हमारा रहता है उसी के हिसाब से पेंटोग्राफ की हाइट भी रहती है। पेंटोग्राफ एक्चुअल में पूरा कंस्ट्रक्शन ही है जिससे विद्युत धारा हम लोग लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें उच्च गति पर भी चालक से संपर्क बनाए रखने की पूर्ण सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है। तीसरी चीज, इसका प्रयोग उच्च गति 100 से 120 किलोमीटर प्रति सेकेंड वाली विद्युत वाहनों पर किया जाता है। जो पेंटोग्राफ होता है इसको 100 से 120 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 100 से 120 किलोमीटर और प्रति सेकेंड वाली मोटरों पर भी आसानी से कर सकते हैं, है कि नहीं, कितनी क्षमता है इसकी अधिक। और चौथा देख लेते हैं, इसमें अप्रत्यावर्तन चालक पर भी धारा संग्रह करने की योग्यता होती है ना, चाहे एसी हो चाहे डीसी, दोनों में यह धारा संग्रह कर सकती है, अर्थात यह वाहन की गति की दोनों दिशाओं में कार्य करती है, चाहे जिधर भी गाड़ी चले, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, चाहे जिस प्रकार से चले, चाहे जिस तरफ जिस दिशा में भी ये चले वो धारा को संग्रह करेगा। इसमें कोई दिशा निर्धारित नहीं है कि इसी तरफ चलेगी तो अभी यह विद्युत धारा को कलेक्ट करेगा, अगर दूसरी तरफ चलेगी तो विद्युत धारा को कलेक्ट नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है पेंटोग्राफ में। चाहे जिस तरफ भी चले, है ना, ईस्ट या वेस्ट, नॉर्थ साउथ, चाहे जिस तरफ भी चले यह धारा को कलेक्ट करेगा ही करेगा, अपना कार्य करेगा ही करेगा। ठीक है, और इसी में हम लोग अगला देख लेते हैं इसकी विशेषता। इसकी धारा संग्रह क्षमता कितनी होती है, 2000 से 3000 एम्पियर तक होती है। इसकी जो धारा कलेक्शन की क्षमता होती है यह 2000 एम्पियर से लगभग 3000 एम्पियर तक होती है। ठीक है, इसका प्रयोग इकोनॉमिकल साबित होता है, मतलब इसका यदि हम लोग प्रयोग करते हैं तो जितना हम लोग कास्ट लगाते हैं उसी के अनुसार इससे एडवांटेज हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये है। और इसी में अगर हम लोग छठवां देखते हैं पेंटोग्राफ की विशेषता, आजकल धारा संग्रह के लिए इसी का प्रयोग अधिक किया जाता है। मैंने आपसे कहा कि पेंटोग्राफ का ही इस समय जो धारा कलेक्शन किया जाता है रेलवे में इलेक्ट्रिक, उसका इसी से ही किया जाता है। यह बहुत ही प्रचलित और मितव्ययी है ना, इकोनॉमिकल है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ तक हमारा पेंटोग्राफ था जिसकी विशेषताएं ये थी, जिसका लाभान ये था। ठीक है, इसका ये विशेषताएं थी। अब बात कर लेते हैं अब दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेंटोग्राफ था, दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, प्रत्यावर्ती धारा विद्युत संकर्षण इंजन का परिपथ आरेख, सर्किट डायग्राम ऑफ एसी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इंजन। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो विद्युत सप्लाई रेलवे इंजन का ब्लॉक डायग्राम बना के इसमें विभिन्न अंगों को, विभिन्न भागों को विस्तार पूर्वक समझाइए। 5 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसमें जो छोटे छोटे आप लोग देखेंगे अभी फिगर में, जो छोटे छोटे पार्ट इसमें, जैसे आरसी है, ओएच या टीएल है, ऑटो ट्रांसफार्मर, आरसी, आरसीसी, ये सब क्या है, इसके फुल फॉर्म आपको पहले ही बता दिया गया है। सी मतलब होता है करंट कलेक्टर, है ना, सीबी मतलब क्या होता है, एयर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। टीसी मतलब होता है ऑन लोड टैप चेंजर, ऑन लोड, लोड लगा रहेगा उसके लिए टैप चेंजर। ठीक है, और इसी में टीसीएस मतलब क्या होता है, टैप चेंजिंग स्विच। इसी में एटी मतलब क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, आर मतलब क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सीएच मतलब क्या होता है, स्मूथिंग चोक। ठीक है, एम मतलब क्या होता है, डीसी सीरीज ट्रैक्शन मोटर। डब्लू मतलब क्या होता है,
व्हील ऑफ व्हीकल और इलेक्ट्रिक ट्रेन। RL मीन्स क्या होता है, रेलवे लाइन। ये शॉर्ट फॉर्म थे, इसके फुल फॉर्म ये होते हैं जो कि आपको फिगर में दिखेगा। जैसा कि आपके सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेलवे, इलेक्ट्रिक रेलवे। ठीक है, इसमें देखिए ये ऊपर की तरफ ये पूरा जो पार्ट होता है यही है पेंटोग्राफ। ठीक है, और ये क्या है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर देखिए अंदर लगा होता है इस प्रकार से। ठीक है, और ये चोंक है लगा हुआ। ठीक, ये रेक्टिफायर रहता है एसी को जो डीसी में परिवर्तित करता है। अब एसी को डीसी में परिवर्तित करने की आवश्यकता ही क्यों होती है, क्यों करें एसी को डीसी में परिवर्तित, एसी में ही क्यों नहीं यूज कर लेते। तो हम आपको बता दें कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट होते हैं, उनको डीसी से ऑपरेट करने में आसानी अच्छा होता है और उनकी लाइफ भी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। और जो एसी से ऑपरेट करते हैं वो जल्दी खराब होते हैं। क्यों? क्योंकि एसी में लगातार जो विद्युत धारा होता है उसका परिवर्तन होता रहता है, साइकिल वाइज साइकिल चलता है ना। डीसी में क्या है, डायरेक्ट चलता है जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अगर 2 वोल्ट हमने लगा दिया तो 2 वोल्ट ही प्रॉपर तरीके से बना रहेगा। जबकि डीसी में क्या है, कभी 2 वोल्ट, कभी 1 वोल्ट, कभी 0 वोल्ट बंद हो जाता है ना नेचुरली, फिर कभी 2 वोल्ट। तो आप खुद सोचिए, आपको कभी 2 रोटी दिया जाए, कभी 4 रोटी दिया जाए और आपसे काम बराबर लिया जाए तो आपकी तबीयत क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की भी है। अगर 2 रोटी प्रॉपर दिया जाए रोज, 4 रोटी की आपकी क्षमता है, 4 ही दिया जाए रोज और काम भी उतना ही लिया जाए तो आप ज़्यादा समय तक चलेंगे, है कि नहीं। तो वही चीज़ है। तो ये चीज़ है इसका ब्लॉक डायग्राम। पहिया इसमें लगा हुआ है जिससे घूमता है। ये है आपका मोटर, डीसी मोटर इसी प्रकार से इसमें लगा होता है। ये अर्थिंग है ना। तो आइए इसमें कौन कौन से पार्ट लगे हैं उनके बारे में हमको विस्तार पूर्वक जानकारी लेना है। जैसा कि आप लोग चित्र में देखें उसका हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, है ना। क्या है ये, जैसा कि उपरोक्त चित्र में लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक इंजन का एक ब्लॉक डायग्राम प्रदर्शित किया गया है, जिसमें कैटेनरी से सधी हुई, है ना, सिरोपरी ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन से, है ना, कलेक्शन सी, है ना, कलेक्टर जिसे हम लोग कहते हैं, विद्युत धारा का जो कलेक्शन करता है, द्वारा एसी सप्लाई को ग्रहण करके केबल कंडक्टर की सहायता से ऑटो ट्रांसफार्मर तक पहुंचाया जाता है। इसमें जो निम्नलिखित उपयंत्र उपस्कर आदि लगे होते हैं उपकरण, उसके बारे में हमको विस्तार पूर्वक जानकारी लेना है। तो इसमें पहला क्या होता है, संग्राहक, या जिसे संग्राही या कलेक्टर कहते हैं। अब ये होता क्या है, कहाँ लगा रहता है, उसी के बारे में हमको देखना है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे हमने लिख रखा है, आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, संग्राहक कई प्रकार की होती हैं, है ना, किंतु यहाँ पर पंचांग प्ररूपी संग्राहक यूज किया जाता है। अब पंचांग इसको क्यों कर रहे हैं, वही जो पान होता है, हमने बताया ना, जो विद्युत धारा को कलेक्शन का कार्य करता है पान, वह 5 लगे होते हैं जनरली इस समय जो रेलवे इंजन में यूज किया जा रहा है। कितने लगे होते हैं, 5, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, पंचांग। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब उसमें जैसे केबिल संग्राहक, खंभ संग्राहक, कमान संग्राहक, पंचांग संग्राहक है, पंचांग आदि, इनमें लगा जो पंचांग संग्राहक ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन से एसी संग्राहक को संग्रहण करता है, एसी को लेता है, आगे केबिल चालक द्वारा एयर सर्किट ब्रेकर को क्या करता है, प्रदान कर देता है। यह सप्लाई क्या करता है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से जो कलेक्टर होता है वो सप्लाई को कलेक्ट करता है और सर्किट ब्रेकर को, एयर सर्किट ब्रेकर को दे देता है। ठीक है, ये संग्राहक का कार्य था। अब इसमें एयर सर्किट ब्रेकर लगा होता है, ये क्या करता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, सर्किट ब्रेकर क्या करता है, सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है यदि अनबैलेंस की कंडीशन होती है। अगर बैलेंस चल रहा है तब तो कोई दिक्कतें नहीं है, तब तो सप्लाई बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर अनबैलेंस किसी कारण बस, मान लीजिए शॉर्ट सर्किट होता है, किसी पेड़ की टहनी से मान लीजिए कंडक्टर टच कर जाता है ना, तो तब वो क्या करता है, ऑपरेट करता है और सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, जिसके कारण सप्लाई रुक जाती है, तो किसी प्रकार का हानि नहीं होता। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ भी उसका काम है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, रेलवे इंजन के ऊपरी सिरे पर यह 2 इंसुलेटर के बीच लगा होता है। यह क्या होता है, 2 इंसुलेटर के बीच में सर्किट ब्रेकर हमारा लगा होता है।
जो ऑटो ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज को ऑन या ऑफ करने में सहायता प्रदान करता है। मतलब वही चीज़ सर्किट को ब्रेक करता है या फिर मेक करता है। बनाए रखेगा कब? जब सर्किट में सभी चीज़ें बैलेंस होगी, सभी में सप्लाई पूर्ण रूप से जा रही होंगी, तो उसको ब्रेक करने की आवश्यकता है नहीं। अगर किसी कारणवश अनबैलेंसिंग होता है तो क्या करेगा? सर्किट को ब्रेक कर देगा, ऑन या ऑफ कर देगा, मतलब वही चीज़ बंद या चालू कर देगा। ठीक है। अब इसमें लगा होता है थर्ड पार्ट जो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, अंश निष्कासित स्वपरिणामित्र, है ना, इसका हिंदी होता है, जिसका इंग्लिश क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ऑटो मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं स्वतः, और ट्रांसफार्मर का कार्य तो जानते ही हैं, क्या करता है? वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यह इंजन के अंदर लगा होता है ना, इंजन का जो डिब्बा होता है उसी के अंदर ये लगा होता है। बाहर क्यों नहीं लगाएंगे? बाहर अगर बारिश वारिश होगी, है ना, तेज़ी से चल रहा है 100-200 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, तो उसके अंदर पानी नहीं घुस जाएगा? और यदि पानी घुस जाएगा तो क्या हो जाएगा? सब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, जल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए इसको इंजन के अंदर लगा होता है यह, जिसका कार्य रेक्टिफायर को आवश्यक वोल्टेज प्रदान करना होता है। क्या होता है ऑटो ट्रांसफार्मर का कार्य? कि यह जो रेक्टिफायर हमारा लगा रहता है एसी से डीसी में परिवर्तित करने के लिए, उसको ये सप्लाई जितना उसकी आवश्यकता होगी उसी के अनुसार सप्लाई देने का कार्य करता है। जिसका प्रथम सिरा, ऑटो ट्रांसफार्मर का जो फर्स्ट सिरा होता है, वह यू आकार के केबल कंडक्टर द्वारा, है ना, सर्किट ब्रेकर से जुड़ा होता है। और इसका दूसरा जो निचला सिरा होता है वो क्या होता है? अर्थड होता है, भू संयोजित होता है, जिससे किसी कारणवश मान लीजिए अगर कोई बिजली, आसमान से बिजली गिरती है, हाई वोल्टेज आता है, तो उसको क्या करेगा? अर्थ कर देगा, भू संयोजित कर देगा, जिसके कारण सारी चीज़ें, सारी एलिमेंट्स सुरक्षित रहेंगी, नहीं तो सब क्या हो जाएगा? जल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसी में टैप चेंजर भी लगा रहता है। कहाँ पे? ट्रांसफार्मर में ही लगा होगा ना टैप चेंजर, जिसकी सहायता से वोल्टेज को कम या अधिक करते हैं। अंश निष्कासन परिवर्तक, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? टैप चेंजर। टैप चेंजर ऑटो ट्रांसफार्मर में एक टैप चेंजर बॉक्स में लगा होता है। ठीक है, जिसकी सहायता से हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर के नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करते हैं? जो उसमें बाइंडिंग होती है उसके नंबर ऑफ टर्न्स को कम या अधिक करने में इससे सहायता लेते हैं। जिससे क्या होगा? इच्छित, मतलब हमारे आवश्यकता अनुसार जो हमारा रेक्टिफायर लगा रहा होगा उसमें वोल्टेज आउटपुट में प्रदान किया जाता है, उसके इनपुट में दिया जाएगा, तो वो क्या करेगा? उसको एसी को डीसी में परिवर्तित करेगा। ठीक है, ये चीज़ है टैप चेंजर का कार्य। इसी में रेक्टिफायर लगा रहता है, जो पावर रेक्टिफायर होता है एक्चुअल में, है ना, जो हाई वोल्टेज हाई करंट होगा ना, तो इस प्रकार का जो रेक्टिफायर होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? पावर रेक्टिफायर। तो यह इंजन के अंदर लगा होता है। कहाँ होता है? इंजन के अंदर लगा होता है। ट्रांसफार्मर सर्किट के बाद रेक्टिफायर सर्किट होता है। ट्रांसफार्मर का जो सर्किट होता है उसके बाद ही यह रेक्टिफायर सर्किट लगा होता है, जिसे पावर डायोड से बनाया जाता है। क्यों पावर डायोड से बनाया जाएगा? क्योंकि हाई वोल्टेज हाई करंट रहता है ना, 25 किलो वोल्ट रहता है, तो करंट भी उसी के अनुसार हाई होगा। तो इसमें हम लोग सिंपल डायोड को यूज नहीं कर सकते। अगर सिंपल डायोड को यूज करेंगे पीएन जंक्शन वाले, तो वो तुरंत जल जाएंगे, क्योंकि उनको 3 ही वोल्ट की आवश्यकता होती है चलने के लिए। कहाँ आप 25 केवी दे रहे हो? 1 सेकंड भी नहीं चलेंगे, तुरंत फूक जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पावर डायोड का यूज किया जाता है, जिसकी सहायता से हम लोग एसी को क्या करते हैं? डीसी में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, इसी में अगला चीज लगा रहता है स्मूथ चोक, जो कि बीच में आपको दिखाया ना, जो ब्लॉक डायग्राम था उसमें आपने देखा कि चोक लगा था CH, जहाँ पे हम लोग प्रदर्शित किए थे। अच्छा, चोक का क्या काम होता है? यह जो डीसी में परिवर्तित होता है, चोक एक्चुअल में क्या होता है? प्योर इंडक्टिव, हम लोग कह सकते हैं इंडक्टिव सर्किट होता है, एल, है ना। तो ये एल क्या करता है? फिल्टर का काम करता है कि नहीं? एसी में, एसी को जब हम लोग डीसी में परिवर्तित करते थे तो उसमें एलसी फिल्टर लगाते थे, तो उसी प्रकार से चोंक इसमें लगा रहता है, जो स्मूथ डीसी बनाता है ना। डीसी को क्या करता है? स्मूथ बनाता है, मतलब नॉन डायरेक्शनल, एक स्मूथ, जितना बोल्ट रहेगा उतना बोल्ट ही बना रहेगा, उसको परिवर्तित करता है। चोंक यही काम करता है, जिसको हम लोग चिक्कड़ चोक या स्मूथ चोक कहते हैं। यह इंजन कक्ष के अंदर लगा होता है।
रेक्टिफायर सर्किट के बाद जो हम लोग पावर डायोड लगाएंगे, रेक्टिफिकेशन होके हमको सप्लाई प्राप्त होगी, उसके बाद ये चोक लगा होता है। जो आउटपुट डीसी सप्लाई को जो रिपल फैक्टर उसमें रहता है उसको क्या करता है, डिटेक्ट करेगा, उसको डिटेक्ट करने के बाद क्या करेगा, उसको छाटेगा, है ना, और शुद्ध डीसी लगभग जो है सर्किट में प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये चीज़ है। और लास्ट इसमें लगा रहता है डीसी ट्रैक्शन मोटर। डीसी ट्रैक्शन मोटर वही डीसी सीरीज मोटर जो कि लगी रहती है इंजन को चलाने के लिए। यह इंजन के कक्ष के नीचे पहियों के बीच में, है ना, पहियों के प्रत्येक बीच में मोटर के लिए पृथक पृथक प्लैंथ बना होता है जिस पर मोटर फिट किया जाता है ना, जो कि डीसी सीरीज मोटर होता है। डीसी सीरीज मोटर को क्या करते हैं, कास्केट कनेक्शन में करके। अच्छा, डीसी सीरीज मोटर को ही क्यों यूज करते हैं? डीसी सीरीज मोटर को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, बहुत हाई होता है ना। रेलवे क्या है, रुकी है, उसको चलाने के लिए स्टार्टिंग में ज़्यादा बल लगाने की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? तो स्टार्टिंग टार्क हाई होने के कारण ही डीसी सीरीज मोटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको कास्केड में कनेक्शन करके ढेर सारी मोटरों को जितने हमको टॉर्क की आवश्यकता होगी उतना हम लोग प्रोड्यूस कर लेंगे, उसी के अनुसार क्या करेंगे, चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि डीसी सीरीज मोटर होता है जिसको आपस में कास्केड कनेक्शन करके हाई टार्क उत्पन्न किया जाता है, जिसकी सहायता से इंजन को चलाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपको। और यह चैप्टर हमारा जो तीसरा था इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का, है ना, यह समाप्त होता है। बस इतना ही है। तो 2 चैप्टर और हैं ऐसे ही छोटे छोटे, तो 2 लेक्चर में आराम से समाप्त हो जाएगा आपका सिलेबस। और अगले लेक्चर में या फिर एक लेक्चर के बाद हम आपको पेपर प्रोवाइड कराएंगे और सरन को क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। तो आप लोग इसके बीच में जो 2 दिन का समय आपको मिल रहा है, 1 दिन का, उसमें क्विक रिवीजन कर लीजिए, है ना, शुरू से लेकर अभी तक रिवीजन कर लीजिए। फिर हम आपको पेपर सॉल्व कराएंगे, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसको हम लोग मिलके सॉर्ट आउट करेंगे और उसको हल करेंगे, है ना। तो क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स होंगे और होने ही वाले हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए और शुरू से रिवीजन कीजिए। और सरन के कम से कम हम लोग 5 पेपर हल करेंगे, है ना। अगर 5 पेपर आप लोग हल कर लेते हैं आराम से, तो कोई दिक्कत एग्ज़ाम में नहीं होगी और बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग दोहराइए और पढ़िए। और जिसको पीडीएफ की आवश्यकता है, जैसा कि हमने बताया, आप लोग जो है नितेश से, प्रमोद से, है ना, और जो है शिवम पांडे जी से, इन सबसे संपर्क करके आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि ये लोगों का नंबर हमारे पास है, ऐड है, तो हम उनको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देते हैं। जिसको आवश्यकता समझ में आ रही है तो आप लोग उनसे पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी हमने आपको बता ही दिया है। और यदि जैसे आप लोग को वीडियो देखने में टाइम बहुत जाता है, नोट्स बनाने में, है ना, तो कुछ नहीं करना है। जो चीज़ आपको लग रहा है कि हाँ इसको पढ़ लिया, उसका तुरंत वहीं पे वीडियो रख के रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो जो चीज़ें हैं जिसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। बहुत ज़्यादा 5-6 पेज होते हैं, हर पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए वीडियो को। और बाद में जब हो जाए सारी चीज़ें तो उसको क्या करिए, आप लोग नोट्स बना लीजिए आराम से, है ना। तो इस तरीके से आप लोग पढ़िए, आसानी होगी और अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं जी। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।